अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम आपको वो इन्फॉर्मेशन मालूमात देने वाले हैं जिससे आपके दिमाग की जितनी भी गांठें हैं वो खुल जाएंगी। आप ब्रॉड माइंडेड बन जाओगे, दुनिया को देखने और सोचने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। यहूदी लॉबी, आपने तो बार बार सुना होगा, यहूदी लॉबी, यहूदी पॉलिसीज़। लेकिन यहूदी लॉबी और यहूदी पॉलिसीज़ काम कैसे करते हैं? किसी को बदनाम करना है, किसी को ख़त्म करना है, किसी की जड़ें खोखली करना है, किसी मुल्क में तख्ता पलट करना है, उसके लिए उनकी पॉलिसीज़ क्या होती है। आज हम आपको वो राज बताएंगे जो आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुनोगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप ये समझ लो, यहूदी लॉबी के पास में सारा मीडिया का नेटवर्क है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी। जितने भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स है 90% यहूदी लॉबी के अंडर में है। CNN वगैरह सारे, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये सब यहूदी लॉबी के चैनल्स है। इनके अलावा बाकी दुनिया भर में दीगर ज़ुबानों में जो चैनल्स चलते हैं टीवी पर, या जो मीडिया, अखबारात वगैरह सारी चीज़ें होती है, इसमें यहूदी लॉबी का कम से कम 50% 60% का इन्वेस्टमेंट होता है। उन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ होता है और जो वो बोले उनको करना पड़ता है। ऐसे ही हॉलीवुड के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिल्में बनाई जाती है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, ये ख़ुद यहूदियों की कंपनियां हैं, या वो फिल्मों में उनका अरबों खरबों मिलियन डॉलर्स का जो है इन्वेस्टमेंट होता है उन कंपनियों के ऊपर। तो उन्हीं के इस्तेमाल से वो जैसा वो लॉबी कहती है उस तरीक़े की फ़िल्में मार्केट के अंदर वो लोग चलाते हैं। इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, उनका तख्ता पलट गया। लीबिया में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत थी, उनका तख्ता पलट गया। मिस्र की हुकूमत का तख्ता पलट गया। पूरे अरब मुल्कों में इंतशार की कैफियत पैदा हो गई। सऊदी वग़ैरह के अंदर भी बगावत की हवाएं चली। यमन के अंदर अभी तक हालात बिगड़े हुए हैं। सीरिया के अंदर अभी तक हालात बिगड़े हुए हैं। मतलब पूरी अरब दुनिया के अंदर इंतशार का माहौल जो पैदा किया वो किस तरीक़े से। और अरब से बाहर निकल कर एक और मुल्क है नॉर्थ कोरिया, उसको भी इसी में शामिल करके आपको ये सब लोगों की रियलिटी बताऊंगा। तो आज हम इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि यहूदी लॉबी वो किस तरीक़े से पहले किसी मुल्क में अगर तख्ता पलट करने का है तो वहाँ के हुक्मरान की इमेज को डैमेज करके उस पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब कर देते हैं। जैसे इराक़ है, लीबिया है, मिस्र है, सीरिया है, यमन है। ये पूरे मुल्कों के अंदर अभी तक हालात संभले नहीं हैं। यमन अभी तक जल रहा है, सीरिया अभी तक जल रहा है, लीबिया, मिस्र, इराक़, हम ये सब हालात आज जो है ना, ये पूरे केसेस को हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही इन मुस्लिम मुल्कों के बाहर का भी एक मुल्क है नॉर्थ कोरिया, उसको भी हम इसमें शामिल करके आपको बताएंगे कि ये जो यहूदी लॉबी की जो पॉलिसीज़ होती है कि दूसरों को आपस में भिड़ा के ख़ुद किस तरीक़े से आराम से ज़िंदगी गुजारी। तो शुरुआत करते हैं सद्दाम हुसैन से। सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाहि अलैहि, यहूदी लॉबी ने उनके बारे में क्या इमेज बनाकर दुनिया के सामने पेश की और रियल में वो कैसे थे। अब हम आज ये दोनों चीज़ों को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर देखोगे तो नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर हमेशा हर 2-4 दिन में एक प्रोग्राम आता है उनका, पूरा 1 घंटे का, जो डिक्टेटर्स, उसका टॉपिक ही है डिक्टेटर्स। उसमें दुनिया के अलग अलग डिक्टेटर्स के बारे में वो लोग बताते हैं। अब उसमें सद्दाम हुसैन का जब तस्करा आता है तो सद्दाम हुसैन को इतना जालिम, इतना जाबिर बनाकर पेश किया जाता है। मतलब वो 1 घंटे का प्रोग्राम अगर कोई इंसान देखे तो उसके दिलो दिमाग में सिवाय सद्दाम हुसैन की नफ़रत के और कुछ नहीं रहेगा। ये यहूदी लॉबी ने बनाई हुई तस्वीर है। फिर उसके बाद में उनके बेटे के उन्वान से भी कभी कभी वो एक प्रोग्राम दिखाते हैं कि उनके बच्चे कितने अय्याश थे और उनकी औलादें कैसी थी और उन्होंने भी इराक़ पे कैसे जुल्म सितम किया। ये मतलब ये पूरी फैमिली जो है उसकी इमेज को ये प्रोग्राम दुनिया की हर ज़ुबान में पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। अब ये ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए से यहूदी लॉबी ने सद्दाम हुसैन की एक इमेज पेश की, वो कैसे जालिम थे, वो कैसे जाबिर थे, वो कैसे थे। ये हो गया यहूदी लॉबी की बनाई हुई तस्वीर। अब हम आपको रियलिटी बताते हैं। रियलिटी
कि रियल में सद्दाम हुसैन कैसे थे, उनके ज़माने का इराक़ कैसा था, और अब जब से वो नहीं है तो इराक़ के क्या हालात हैं। सद्दाम हुसैन के ज़माने का इराक़ वो था कि पहले सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो पीस को होती है, अमन को होती है। पूरे इराक़ के अंदर ऐसा अमन व अमान, सुकून और इत्मीनान का माहौल था। रात में 4 बजे भी कोई आदमी बाहर निकल जाए, रात में 2 बजे भी कोई निकल जाए, उसको कोई ख़तरा नहीं रहता था। आज का इराक़ वो है सद्दाम हुसैन के बाद का कि मगरिब के बाद में अक्सर जो बड़े शहरों के बाहर के जो गांव हैं, देहात है, वहाँ के लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है रोड रास्तों पे निकलने की, यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी लोग परहेज़ करते हैं। ये आज का इराक़ है। दूसरी चीज़, सद्दाम हुसैन के ज़माने में जो इराक़ी है, हर इराक़ी के घर पर गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने राशन का एक किट भेजा जाता था। यानी गवर्नमेंट की गाड़ी ही घर पे आ जाती थी। घर में जितने लोग हैं, छोटे बच्चे से लेके तो बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग तक, तमाम लोगों के नाम का एक एक किट होता था। और वो किट में क्या होता था, उसमें 10 किलो आटा होता था, 5 किलो बासमती चावल होते थे, 2 किलो तेल होता था, 2 किलो शक्कर होती थी, चाय की पत्ती होती थी, उसके अलावा और दीगर चीज़ें जो ज़रूरियात की है वो उसके अंदर होती थी। पूरा एक किट मुकम्मल। 5 लोग हैं, उन्होंने 5 किट आपके घर में दे दिए। गवर्नमेंट की गाड़ी आके, मतलब ये नहीं है कि आपको दुकान पे जाना है, लाइन लगाना है, वहाँ पे आपको साबित करना है कि हाँ भाई हमारे घर में 5 ही लोग हैं और हम मुस्तहिक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने घर में रहो। ख़ुद गवर्नमेंट की गाड़ी आके आपके घर में देकर जाएगी। उसके अलावा इराक़ के जो गांव है, खेड़े है, देहात है, वहाँ पे वायरिंग नहीं है, लाइट की जो वायरिंग होती है उसका सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पे अक्सर पूरे इराक़ में ही अक्सर जो लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सारे लोग जो है बेचारे वो लोग रहते हैं सहरा के अंदर, रेगिस्तान में, डेज़र्ट में रहते हैं। तो सद्दाम हुसैन के ज़माने का इराक़ वो था कि हर घर में 200 लीटर, एक आदमी के हिसाब से 200 लीटर जो है उन लोगों को ऑयल दिया जाता था। डीज़ल है, पेट्रोल है, वो जनरेटर जलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं होने की वजह से 200 लीटर एक आदमी को, मिसाल के तौर पे घर में अगर 4 लोग हैं तो उनके हिसाब से 800 लीटर वो लोग डीज़ल देकर वहाँ पे जाते थे। फिर तुम चाहे उसको बेच दो, इस्तेमाल करो, उनको कुछ लेना देना नहीं है उससे, लेकिन आपके जनरेटर के लिए। उसके अलावा कोई आदमी अगर बूढ़ा हो गया, उसको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी का पूरा मुकम्मल इलाज गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। कोई फीमेल अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी प्रेगनेंसी से लेकर तो उसके बच्चे के 5 साल की उम्र तक गवर्नमेंट की तरफ से एक वजीफ़ा जो हर महीने उसको पूरी पाबंदी एहतमाम से दिया जाता था। इसके अंदर कोई क़ैद नहीं थी कि वो गरीब होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, और वो जो है वो रेशियो से नीचे होना चाहिए, ऊपर होना, कोई क़ैद नहीं है। जिसको ये फैसिलिटी सहूलत चाहिए उसने बस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना कि भाई हमारे घर में जो है उम्मीद है बच्चे के पैदाइश की, तो गवर्नमेंट के लोग ख़ुद आएंगे और वो ख़ुद आपके सारे डिटेल्स लेकर जाएंगे और आपके अकाउंट में हर महीने जो है वो वजीफ़ा आपको मिलता रहेगा। ये सद्दाम हुसैन का इराक़ था। उसके अलावा सद्दाम हुसैन ने वहाँ पे मेडिकल को, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब सद्दाम हुसैन ने इराक़ को वो लेवल पे लेकर गए थे कि दुनिया को ऐसा लगा कि अब सद्दाम हुसैन जो है ना पूरी अरब दुनिया के और मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन रहे हैं। और इराक़ एक ऐसा डेवलप कंट्री बन रहा है कि कुछ दिनों के बाद में इराक़ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा दूसरे मुल्कों को। सद्दाम हुसैन ने वो लेवल पर लेकर गए। लेकिन जब सद्दाम हुसैन उस मकाम पे, उस मर्तबे के ऊपर पहुँचे, उसके बाद में इन लोगों ने उनकी वैसी इमेज बनाकर इस तरीक़े से उनके, यानी दुनिया को ये बताया कि ये इतने जालिम है, जाबिर है, और मैं आपको वो रियल फेस बता रहा हूँ कि ये सद्दाम हुसैन का इराक़ था। आज उनके इंतकाल के बाद में लोग आटे को मोहताज है, वहाँ पर चीज़ों को मोहताज है। पूरे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का है। पूरे मुल्क में बदअमनी फैली हुई है। ये दोनों तस्वीरें हमने जो कहा था ना, हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एक तरफ तो वो सद्दाम हुसैन हैं जो यहूदी लॉबी दुनिया को बता रही है, दूसरी तरफ वो सद्दाम हुसैन है जो हमने आपको बताई। चलिए अब सद्दाम हुसैन से हटकर हम जाते हैं लीबिया। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को जालिम, जाबिर, डिक्टेटर, पता नहीं
आप देखो ना, बाज़ाब्ता फिल्में बन गई है उनके ऊपर। और उनके अलावा ये नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी पे और पूरा यहूदी लॉबी, पूरा यहूदी मीडिया वो ऐसा बनाकर पेश करता है मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को जैसा उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं था। लेकिन अब हम आपको रियलिटी बताते हैं कि रियल में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी कैसे थे। रियल में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी वो थे जिनके पूरे मुल्क में लोगों को पानी फ्री में था, पानी का बिल नहीं देना पड़ता था। इलेक्ट्रिसिटी पूरे मुल्क के रहने वालों को फ्री थी, उसका बिल नहीं देना पड़ता था। जो नौजवान की उम्र शादी तक हो जाती थी, शादी तक उम्र होने के बाद में जो भी लड़का लड़की रहेंगे, एक नए जोड़े को गवर्नमेंट की तरफ से 200 मुरब्बा मीटर की जगह ज़मीन वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी और घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। ये कानून था वहाँ का। उसके बाद में तालीम ग्रेजुएशन तक फ्री थी। मुल्क में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, आपको फ़ीस नहीं लगेंगी। मुल्क के बाहर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, वाकई में भी जो टैलेंटेड है, उनको भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देकर उनको पढ़ने के लिए जो है रशिया, उनको पढ़ने के लिए दुनिया के दीगर मुल्कों में भेजा करती थी। ये मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी का लीबिया था। उसके अलावा अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो जिस दिन वो बेवा हो गई उस दिन से लेकर तो जब तक वो ज़िंदा है उस वक्त तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़ा मिलेगा। मतलब उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसको गवर्नमेंट उसको वजीफ़ा देंगी। और अगर वो औरत अप्लीकेशन देती है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो गवर्नमेंट उसको घर भी देंगी। ये मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी का लीबिया था। पूरे मुल्क में अमान, चैन, आराम, सुकून, इत्मीनान, ना किसी में मजाल थी ना किसी में हिम्मत थी बेअमनी पैदा करने की। लेकिन अमेरिका और यहूदी लॉबी, उन्होंने उसी मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को इतना जालिम, इतना जाबिर हुक्मरान बना के दुनिया के सामने पेश किया। लोगों को लगता है अरे चलो मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी से लोगों को नजात मिल गई। नजात नहीं मिली। आज वहाँ लोग रोटियों को मोहताज है, रोटियों को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब आते हैं हम दीगर मुल्कों की तरफ, जो बाकी के भी मुल्क है। इन सारे मुल्कों में भी यही हुआ है। आपस में यहूदी लॉबी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने के, एक दूसरे मुसलमानों को ही आपस में, तो इसीलिए पूरे मुल्कों में इंतशार फैला हुआ है। इंतशार, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सिर्फ़ ये सारे मुस्लिम और अरब मुल्क नहीं, बल्कि हर वो मुल्क जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, अमेरिका की जो पूरी का पूरी यहूदी लॉबी है, पूरी दुनिया के सामने उसकी तस्वीर ऐसी बनाकर पेश करेंगे, आपको लगेगा दुनिया में उससे ज़्यादा जालिम और जाबिर इंसान कोई नहीं है। अब हम आते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ। नॉर्थ कोरिया तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, नॉर्थ कोरिया तो कोई मुस्लिम देश नहीं है। लेकिन मेरी आदत है कि अगर कोई किसी के बारे में भी झूठ फैला रहा है, भले वो किम जोंग उन हो, अगर उसके भी बारे में लोग झूठ फैला रहे हैं, यहूदी लॉबी उसको दुनिया के सामने जालिम, जाबिर और ऐसी ख़बरें, हमारे भी जो बहुत से न्यूज़ चैनल जो बताते हैं ना, एक्चुअल में इनमें भी यहूदी लॉबी का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। तो जो वो बोलेंगे इनको बताना है। मुझे आप बताओ, हमारे भारत के अंदर भी लाखों लोग ऐसे हैं, उनको किम जोंग उनकी हकीकत मालूम नहीं है। मैं एक मस्जिद में बैठा हुआ हूँ और एक बुज़ुर्ग आदमी, वो मुझे बोल रहे हैं, बोले अरे यार वो जो किम जोंग है बहुत जालिम है, बोलते यार वो तो लोगों पे कुत्ते छोड़ देता, वो तो ज़िंदा जला देता, वो तो उल्टा लटका देता, वो तो ऐसा करता। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला ये महिला जो है तुम्हारा, इससे बाहर कितने बार निकले तुम? नहीं यार, बोले अभी तो उम्र की वजह से जमता नहीं मुझे, मस्जिद और घर के अलावा तीसरी जगह जाता नहीं मैं बोला जब मस्जिद और घर के अलावा तीसरी जगह जाते नहीं तो तुमने क्या देखे किम जोंग के बारे में? मालूम ही नहीं है कुछ, सुनी सुनाई बातें। क्योंकि यहूदी लॉबी ने, आप सोचो, मस्जिद में बैठे हुए एक दीनदार की मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा जालिम है, जाबिर है। आम लोगों का विचारों का क्या हाल होगा? सिर्फ अफवाहों पे भरोसा करने और उसको सच और हकीकत मानने की वजह से। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, मैं तो हर चीज़ को टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। तो अब हम आपको रियलिटी बताते हैं कि अमेरिकन और यहूदी लॉबी, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है वो किम जोंग उन,
बहुत बड़ा, यानी बुश, अभी ये जो ट्रंप था उसके ज़माने में तो अल्लाह ने हिफाजत की, अल्लाह ने, नहीं तो नौबत वहाँ तक पहुँच गई थी कहीं दोनों में न्यूक्लियर जंग ना शुरू हो जाए। तो अमेरिकन लॉबी ने उसको इतना जालिम, इतना जाबिर, इतना खूंखार बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया कि पता नहीं लोग किम जोंग उनको क्या समझते हैं। और रियलिटी उस नॉर्थ कोरिया की ये है कि उसी किम जोंग उनके जो दादा है किम इल संग, उन्होंने दोनों कोरिया को आज़ादी दिलाई थी। दोनों भी कोरिया जो आज़ाद हुए ना, वो इसी किम जोंग के दादा की वजह से। आज़ाद होने के बाद सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिक्स की वजह से कोरिया के दो टुकड़े हो गए। आधा कोरिया साउथ जो है वो अमेरिका के अंडर में, अभी भी पूरा, आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, वो पूरा पूरा अमेरिकन तसल्लुत है, वहाँ हर चीज़ आपको जो है अमेरिका के जैसी लगेगी। और ऊपर का जो नॉर्थ था वो किम जोंग उनके दादा के अंडर में आया, तो फिर उनका जो कम्युनिस्ट नज़रिया था उन्होंने उसको वहाँ पे लागू किए। लेकिन अब आप देखो उस मुल्क के अंदर उन्होंने लोगों को हुकूक कैसे दिए, ये आपको नहीं बताएंगे। ये यहूदी लॉबी, यहूदी मीडिया, इन्होंने सिर्फ आपको एक खूंखार हुक्मरान बताया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, उस नॉर्थ कोरिया का ये कानून है कि वहाँ के रहने वाले हर आदमी को घर देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वहाँ पे हर आदमी को जो वहाँ घर मिले हुए हैं, वहाँ पे आप देखेंगे पूरे मुल्क में तो आपको अक्सर वहाँ पे घर ऐसे नज़र आएंगे सब एक जैसे। वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट घर बना कर देती है हर आदमी को, हर एक इंसान को, पूरी फैमिली को घर दिया हुआ है। आप समझो किसी की नई शादी होने वाली है, गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराइए, शादी के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है और फिर आपको नया घर गवर्नमेंट देती है। पूरी दुनिया में एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन आपको पता है नॉर्थ कोरिया में लोग 100% पढ़े लिखे हैं। 100% लोग वहाँ के ग्रेजुएट हैं और वहाँ के स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, बाज़ाब्ता इसकी तालीम दी जाती है। अब जिस मुल्क में 100% लोग ग्रेजुएट हैं, उनके ग्रेजुएशन तक की तालीम पूरी गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। गवर्नमेंट उनको जो है वहाँ तक की तालीम देती है, एजुकेशन देती है, 1 रुपया आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उसका बहुत कम चार्ज, मतलब जितना मुद्दल है, जितना रासुल माल है, यानी जितना खर्च हो रहा है गवर्नमेंट उतना ही लेती है, उससे नफ़ा नहीं कमाती है। वहाँ की गवर्नमेंट के पास नफ़ा कमाने के लिए है दूसरे नुस्खे, वो मैं फिर कभी बयान करूँगा। अभी हमारा मेन टॉपिक ये चल रहा है कि वहाँ की पब्लिक को उन्होंने कैसे रखा और इन्होंने कैसे बदनाम किया। तीसरी चीज़, उस पूरे मुल्क के अंदर जो किम जोंग उनके दादा थे, उन्होंने अपने ज़माने में ही जो गाँव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ के तमाम लोगों के दरमियान में ज़मीन को तकसीम किया था कि भाई हमारे मुल्क के हर आदमी के पास में खेती होना चाहिए। हर आदमी को उन्होंने खेती दी हुई है। वहाँ का ऐसा एक आदमी भी नहीं है गांव देहात में रहने वाला जिसको दूसरे के खेत में काम करने की ज़रूरत हो। उसको खुद की उसकी ज़मीन मिली हुई है, आप अपने खेत में अपना काम करो। ये आपको कभी दुनिया के सामने ये यहूदी लॉबी या यहूदी मीडिया जो है नहीं बताएगा। उसके अलावा वो पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में इतना अमन है, इतना चैन है, सुकून है। आप रात में 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 2 बजे रोडों से, रास्तों से गुज़र रहे हैं, कोई आप पे नज़र उठा के देखने वाला नहीं है। वो पूरे मुल्क में कहीं पे झोपड़पट्टी नहीं है। क्यों नहीं है झोपड़पट्टी? क्योंकि जब गवर्नमेंट ही हर आदमी को घर दे रही है, झोपड़पट्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बहुत सारी खुसूसियात है उस मुल्क की। वो पूरे मुल्क में ऐसे कांच के जैसे रोड बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, लोगों को पूरा फ्रीडम है, आज़ादी है। उस पूरे मुल्क में भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। उस पूरे मुल्क के अंदर भी लोग अपने तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन अमेरिकन मीडिया ने, यहूदी लॉबी ने दुनिया के सामने उसको ऐसा जालिम जाबिर हुक्मरान बना के पेश कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही अब हम लोग चाइना पे आते हैं। चाइना में भी अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना की भी जो इमेज दुनिया के सामने बयान की जाती है, ये पूरी का पूरी जो यहूदी लॉबी है। रीज़न है उसका सिर्फ इसलिए
क्योंकि आज अमेरिका से 4 कदम अगर आगे कोई मुल्क निकल चुका है वो है चाइना, और चाइना उनसे दबता नहीं है। अब जब चाइना उनसे दबता नहीं है, क्योंकि चाइना खुद अपनी जगह पे इतना स्ट्रांग मुल्क बन चुका है, तो चाइना की इमेज को कैसे दुनिया के सामने जो है बदनाम किया जाए, उस पर कीचड़ उछाला जाए, ये यहूदी लॉबी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ही मोहतरम दोस्तों, हमारे ज़माने में यहूदी लॉबी की तरह से हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग होते हैं। किसी लीडर को बदनाम करना है, किसी आलिम को बदनाम करना है, किसी मदरसे के मोहतमीम को बदनाम करना है, किसी तंजीम तहरीक के ज़िम्मेदार को, उसके बारे में भी वो ये यहूदी लॉबी वाला फार्मूला इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसके ख़िलाफ़ जो है ना एक पूरा का पूरा महास खड़े कर देते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। उसकी अच्छाइयाँ आपके सामने नहीं बयान करेंगे, बल्कि घड़े घड़े हुए मैसेजेस चलाएंगे। तो इसके लिए अभी हमारे पूरे आज के सबक का खुलासा यही है, अपने आप को बड़ा बनाओ, बड़ा बच्चे मत रहो, बड़ा बनाओ, लोगों की साजिशों को पहचानो। जैसे हमने बताया कि ये यहूदी लॉबी की साजिश है, जो वो मीडिया पे दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी कुछ और है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को ब्रॉड माइंडेड बनाएं, बड़ा बनाएं, हमको ये कुएं के मेंढक से बाहर निकाले और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया चेंज फरमाएं, और ये यहूदी लॉबी की जो साजिशें हैं उसको समझने की हमारे अंदर फ़हम व बसीरत पैदा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।